नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बेन का 24 यूट्यूब चैनल पे। बहुत बहुत साथियों, डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन के शिकार हैं। उन्होंने आज कुछ ऐसा बोल दिया है जिससे लगता है कि जो अलास्का में मीटिंग होने वाली है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की, वो हो सकता है बेनतीजा साबित हो। ऐसा हो सकता है कि वो कहीं ना कहीं दूसरी दिशा की ओर मुड़ जाए, मतलब डोनाल्ड ट्रंप कुछ ना कुछ बुरा बोल दें। देखो डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा क्या बोला है। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है पुतिन को, पुतिन कौन है, केजीबी के पहले सदस्य थे। केजीबी मतलब जैसे अपने यहाँ पे सीबीआई है ना, इंटेलिजेंट ब्यूरो है ना, आईबी है ना, ऐसे ही जैसे हमारी रो है ना, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जैसे कि इजराइल की मोसाद है ना, जैसे कि अमेरिका की एफएबी है, एफआईबी है ना, ऐसे ही रूस की एक केजीबी है जो कि बहुत सीक्रेट एजेंसी है। पुतिन जो है बहुत दिन तक उसके सदस्य रहे हैं, मतलब एजेंट रहे हैं केजीबी के। तो वो जो भी कुछ बात करते हैं ना, बहुत तथ्य को लेकर फैक्ट के साथ करते हैं। यही आपको देखने के लिए मिला कि डोनाल्ड ट्रंप कई बार कुछ भी बोल दिया। पहले बोला मैं 50 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, फिर बोला मैं 10 दिन का अल्टीमेटम देता हूँ, लेकिन पुतिन के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पुतिन जो है बहुत कूल माइंड से अपना काम करते रहे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़बोलेपन का शिकार अपना होते हुए उन्होंने बोल दिया कि अगर अलास्का की जो समिट हो रही है इसके बाद भी पुतिन युद्ध नहीं रोकते हैं ना, तो इसका जो परिणाम है वो गंभीर होगा। और ये उन्होंने कब बोला, किसके साथ बोला? नाटो के जो सदस्य हैं वो प्लस डोनाल्ड ट्रंप, उनके साथ में बोला कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, एडिशनल टैरिफ तो लगेंगे ही और कुछ भी हो सकता है। साथ में सब अपने अपने लेवल पे प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप बड़बोलेपन का शिकार हैं, इससे वो चुप भी रह सकते थे, कुछ बोले ना बोले। अब पहले मीटिंग का नतीजा तो जान ले। आप तो ये समझाने की कोशिश कर रहे हो पुतिन को कि मैं लीडर हूँ, मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूँ, अगर तूने ये युद्ध नहीं रोका तो फिर तू देख लेना। हो सकता है अलास्का में जो मीटिंग हो रही है इसके परिणाम ही बदल जाए। आगे क्या है, अब बात कर लेते पुतिन की तरफ से कि उनने अपनी प्रेशर टैक्टिक्स दिखा दी कि युद्ध नहीं रुका तो फिर तुम देख लेना। पुतिन ने जो एक एंटी कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जो परमाणु बम ले जा सकती है, ऐसी 13वीं मिसाइल का परीक्षण कर दिया है और किम जोंग उन को साथ में लेकर कर दिया है। तो किम जोंग उन अपने आप में बड़ी समस्या है, तो ये भी एक प्रेशर टैक्टिक्स है। अब बात करें भारत की, तो भारत को एक अमेरिका के मंत्री हैं, उनकी तरफ से भारत को स्पष्ट लफ्ज़ों में कहा गया है कि अगर ये अलास्का में जो मीटिंग हो रही है इससे कोई परिणाम नहीं निकलता है तो फिर आप ये जान लो कि भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगा देगा अमेरिका, और मतलब 50% तो पहले से टैरिफ है और 25% और लगा देगा। मैं आपको ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ? मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ कि आज मतलब 15 अगस्त जो है ना, 15 अगस्त पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा दिन घोषित होने वाला है। 15 अगस्त में स्वतंत्रता दिवस तो है ही, भारत के लिए तो स्वतंत्रता दिवस है, लेकिन ऑल ओवर विश्व के लिए ये दिवस है कि कौन देश किसकी तरफ होगा। अगर रूस को धमकी दे देते हैं या बात नहीं बनती है और नाटो के देश को लेकर के अमेरिका बोल देता है कि अब मैं यूक्रेन की तरफ से रूस पे हमला कर दूंगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि रूस बोल दे कि चल ठीक है आजा देख ले किसमें कितना दम है। क्योंकि आज के समय पे जो पलड़ा भारी है वो रूस का है, अमेरिका का नहीं है। अमेरिका की केवल मीडिया में खपत है, जिस तरह से मीडिया को चाहता है मोनोपलेट कर लेता है अमेरिका, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज रूस के साथ चाइना है, भारत है, ब्राज़ील है, किम जोंग उन है, और मतलब ज़्यादातर परमाणु संपन्न देश खड़े हैं। जहाँ एक तरफ नाटो खड़ा है, वहाँ दूसरी तरफ अमेरिका के साथ सामने जो खड़े देश हैं ना, वो अपने आप में अमेरिका को झुकाने में बहुत मेन रोल प्ले करते हैं। चाइना के साथ अमेरिका झुकता है। भारत में इतना बड़ा बाजार है कंजप्शन का कि अमेरिका को झुकना पड़ेगा। केवल काहे के लिए, अगर चाइना और अमेरिका साथ आ जाते तो झुकना पड़ेगा, वो आगे चलेंगे। अमेरिका के एक मंत्री ने क्या बोल दिया है भारत को कि अब जो है अगर ये रूस की मीटिंग नहीं हुई, अब बात नहीं बनी, तो अब भारत के ऊपर 25% एडिशनल टैरिफ लगाया जाएगा। इसीलिए तो आज आपको देखने के लिए मिला वीकली एक्सपायरी होने के बाद में भी कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट बाज़ार में नहीं रहा। बाज़ार का जो मूवमेंट रहा वो ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चढ़ के ही बंद हुआ। 24,850 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उसके ऊपर बाज़ार अभी भी बंद नहीं हुआ। बाज़ार का जो मीडियम टर्म का डाउन ट्रेंड है वो अभी भी डाउन ट्रेंड है, एक बाउंस बैक था। जब तक ये क्लियरिटी नहीं आ जाती कि युद्ध बंद हो रहा है कि नहीं। अगर युद्ध बंद होता है तो उसके बाद की क्या,
अगर बात करें हम थोड़ा सा आगे चलते हैं चीन की, तो चीन की भारत से बढ़ रही हैं नज़दीकियाँ। चीन का भारत को लेकर जो यूरिया को लेकर व्यापार था ना, उस पर भारत को चीन ने दे दिया रियायत, और नरमी देते हुए हो सकता है व्यापार जो यूरिया डाई को लेकर के, स्पेशल फर्टिलाइज़र को लेकर के आपने देखने के लिए मिल रहा था कि आपको पर्याप्त यूरिया नहीं मिल पा रहा था किसानों को, तो वो उसको लेकर के नरमी बरती है चीन ने। तो अब जो है जल्दी ही जो रियल अर्थ मटेरियल है उन पे भी कोई ना कोई डिसीजन आ सकता है। और अगस्त में नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं चीन, और सितंबर में जाने वाले हैं नरेंद्र मोदी कहाँ पे, अमेरिका। तो अब मेन पॉइंट ये रहेगा, चीन तो ये चाहेगा कि भारत का जो कंजप्शन का बाजार है, 145 करोड़ की पॉपुलेशन है, वहाँ चीन भारत को अपने फेवर में कर ले। अमेरिका ये चाहेगा कि भारत को टैरिफ का टेरर दे के या डरा के या प्रेशर टैक्टिक्स का इस्तेमाल करके या कुछ भी करके भारत को अपने फेवर में रखा जाए। क्योंकि अल्टीमेटली ये समझो ना, देखो आप ऐसा समझो, एक मैं छोटे लेवल लैंग्वेज में बोलूँ, आप अगर होकर हो, होकर मतलब होता है जो न्यूज़पेपर बेचता है। दो न्यूज़पेपर वाले एजेंसी के मालिक हैं, एक तो है दैनिक जागरण वाला या भास्कर और पत्रिका वाला। तो पत्रिका वाला चाहेगा कि यार तुम हमसे ज़्यादा पत्रिका खरीदो, भास्कर वाला चाहेगा हमसे ज़्यादा खरीदो। भारत की स्थिति सेम है, क्योंकि भारत में कंजप्शन की मार्केट है बड़ी। तो चाइना चाहता है मैं ज़्यादा माल बेच दूँ, अमेरिका चाहता है मैं ज़्यादा माल बेच दूँ। इसीलिए तो कृषि के प्रोडक्टों का चाइना अमेरिका बोल रहा है खोल दो, डेयरी प्रोडक्ट को खोल रहा खोल दो। आप बताओ कितने बटर जो चाइना अमेरिका के आते हैं वो भारत में कोई जानता ही नहीं। भारत में अमूल या तो मदर डेयरी या तो नमस्ते इंडिया, इस तरह के दूध और बटर को जानते हैं। ऐसे ही अमेरिका क्या चाहता है कि यार भारत में अपना माल बेचा जाए, चाइना क्या चाहता है कि भारत को अपने फेवर में करके अपना माल बेचा जाए। चाहे अमेरिका, बात समझो, और मैं इसको तुम्हें बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ ना, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान को हराया नहीं हराया वो सेकेंडरी है। ये तीन जो देश है ना, इनके मुंह की जो 25% ये बोलते बोलते नहीं थक जाते थे हमारा F-16 है, हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। देखो चाइना का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हो गया, जहाँ पे भारत ने चाहा वहाँ जाकर मारा, वहाँ जाकर उनको तबाह कर दिया। और अमेरिका का जो F-16 था वो सब मार गिराया। बस इनके क्या है कि जो फाइटर जेट है ना F-16, उनको नुकसान नहीं होता, फाइटर जेट जो चलाने वाला पायलट है ना वो मारा जाता है। मतलब मैं ऐसे कई बार अमेरिका की तरफ से बयानों को सुन चुका हूँ, पढ़ चुका हूँ कि अमेरिका बोलता है कि F-16 का जो पायलट था वो मारा जा चुका है। F-16 बिल्कुल सुरक्षित है। मतलब ये बिल्कुल ये समझ लो कि इनका पायलट मर जाता है और F-16 आके वहाँ बड़ा गैराज में आके खड़ा हो जाता है। वही F-16 है जो केरल में खड़ा रहा इतने दिन तक, उसको रिपेयर तक नहीं हो पाई। यही समझ में नहीं आई कि दिक्कत क्या है। आगे चलते हैं, तो भारत की जो चीन के साथ में नज़दीकियाँ बढ़ रही हैं वो भी अमेरिका को फूटी आँख नहीं सवा रही हैं। दूसरा, जो मोदी जी हैं, मोदी जी का अगस्त में चीन का दौरा है, उससे रियायत मटेरियल पे कहीं ना कहीं रियायत मिलने की गुंजाइश है। स्पेशल फर्टिलाइजर और यूरिया को लेकर चीन ने नरमी बरती है, और जल्द ही भारत और चाइना के साथ में जो हवाई यात्रा है वो भी चालू की जा सकती है। देखो एक तो ये हो गया। दूसरा, सबसे पहले आज बाजार के FII और DI के आंकड़े पर नज़र डाल लेते, नहीं तो ऐसा लगेगा कि यार बाजार की कोई बात ही नहीं हुई। तो बाजार की एक अच्छी खबर है। अच्छी खबर क्या है कि अमेरिका की एक S&P 500 ब्रोकरेज फर्म है, उसने भारत की जो रेटिंग है ना उसको बढ़ा दिया है। भारत की रेटिंग कितनी बढ़ाई उसने -BBB से +BBB कर दिया है। मतलब -BBB से BBB कर दिया है। ये समझ लो कि जो माइनस थी उसे हटा दिया गया है। ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। और उसी में जो S&P 500 है उसी की तरफ से एक खबर आई है। खबर क्या है? उनने ये कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप जो भारत के ऊपर टैरिफ लगा रहे हैं ना, उस टैरिफ से भारत अपने आप को बहुत अच्छे से उसे संभालने के लिए सक्षम है। भारत को उसका कोई इफेक्ट देखने के लिए मिलेगा, भारत पे उसका कोई भी इतना असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि भारत में ज़्यादातर जो लोग हैं केवल एक कुछ अगर इंडस्ट्री को छोड़ दें, जैसे ज्वेलरी है, डायमंड है, टेक्सटाइल है, बाकी अगर इंडस्ट्री को छोड़ दें तो भारत पे ऐसा कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कोई टैरिफ लगा दिया तो भारत की इकोनॉमी घट जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और ये किसने किया है? S&P 500, जो कि किसी तरह की देखो बात समझो, 4 तरह की ब्रोकरेज फर्म है अमेरिका में, जिसमें मोडीज है, सिटी ग्रुप है, जेफरीज है और फिच है और तुम्हारा S&P 500 है। इसमें अगर सबसे विश्वसनीय मानी जाती है तो वो मानी जाती है S&P 500। S&P 500 ने अभी जो भारत की रेटिंग है उसको कर दिया है अपग्रेड। -BBB थी तो उसे BBB कर दिया है। ठीक है। इससे पहले आपने देखा होगा कि सिटी ग्रुप ने भारत की जो रेटिंग है ना उसको घटाई थी। सिटी ग्रुप ने क्या कहा था
होता है कि भारत में पैसा लगाने से अच्छा है कि आप चाइना में पैसा लगा लें, या तो आप दक्षिण अमेरिका में पैसा लगा दें, या साउथ अफ्रीका में पैसा लगा लें। भारत की जो ईपीएस है वो कम आएगी। भारत में पैसा लगाने से एफआईआई को बचाना चाहिए। जब इसे आपने देखने के लिए मिला होगा कि एफआईआई ने बेचना चालू कर दिया और अभी भी एफआईआई माल बेच रहे हैं। इसी तरह से अगर बात करें मोडीज की, तो मोडीज ने पाकिस्तान की रेटिंग को अपग्रेड किया है। मतलब पाकिस्तान को केवल अमेरिका के कहने के अनुसार बढ़ाया जा रहा है कि इसको अपग्रेड कर दो, बाकी कुछ नहीं है। पाकिस्तान में उनने अपग्रेड कर दिया, मेरे समझ में नहीं आ रहा उस पाकिस्तान में है क्या जो उनने अपग्रेड कर दिया। भारत की सिटी ग्रुप ने डाउनग्रेड किया था, और जो इन सब में पाँचों में सबसे विश्वसनीय है ना, वो है S&P 500। फिर एक बार देख लो, जो देशों को अपग्रेड या डाउनग्रेड या तो स्टेबल का जो आउटलुक पेश करती हैं, वो तुम्हारी मोडीज है, सिटी ग्रुप है, जेफरीज है, फिच है और S&P 500 है। ये किसी देश को अपना आउटलुक लाती हैं कि इस देश पे हमें कैसी। इसी ने बोला है कि भारत पे टैरिफ का कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, भारत अपने आप में उसे संभालने में सक्षम है। जो टैरिफ का इफेक्ट देखने के लिए अमेरिका में मिलेगा वो भारत में नहीं मिलेगा। भारत कहीं ना कहीं अपने आप में संभाल लेगा। और फिर मोडीज़ ने जो रिपोर्ट निकाली है, मोडीज़ ने किसको लेकर रिपोर्ट निकाली है? पाकिस्तान को कर दिया अपग्रेड, डाउन मतलब माइनस से लेकर के उसे प्लस में लेकर खड़ी कर दिया। लेकिन कोई मतलब की बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो पाकिस्तान अपने आप में कंगलास्तान है, वो केवल अमेरिका के पक्ष में है, एक रोटी दो बोटी खा रहा है। उनने डोनाल्ड ट्रंप को बोल दिया है कि भाई इन्हें नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, इसलिए पाकिस्तान को हल्ले हल्ले हो रही है, चलो 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 चलो, ले लो मार लो, और कुछ नहीं है। एफआईआई ने आज थोड़ी सी बिकवाली कम जरूर की है, मतलब 600 करोड़ रुपए के आसपास में डाउ फ्यूचर में खरीदारी की है और 1500 के आसपास में बिकवाली की है। बात करें हमारे तो डीआईआई की तरफ से 5600 करोड़ रुपए की खरीदारी देखने के लिए मिली है। तो इसलिए दिक्कत की बात नहीं है। अमेरिका के जो बाजार हैं वो चढ़े हैं, किस कारण से? उनको उम्मीद है रेट कट की। तो अमेरिका में रेट कट होने की वजह से अमेरिका के बाजार दौड़ पड़े हैं। S&P 500, तुम्हारा डाउ जोन, नैस्डैक सभी में लाइफ हाई बनाई। और मूड माहौल को देखते हुए तुम्हारा लंदन, पेरिस, अमेरिका, भारत, मेक्सिको, चाइना सारे के सारे बाजार झमाझम वाले थे। लेकिन आज पता चलेगा कि होने वाला क्या है। बात कर लेते हैं साथियों सोने की। तो सोन 1 लाख रुपए में बना हुआ है, चांदी 1,15,000 रुपये पे आ गई है। वोलेटिलिटी इंडेक्स को दर्शाने वाला विक्स जो कि बढ़कर 13 पे हो गया है। बात करें अगर रुपये की, तो रुपया हमारा 87 रुपये 57 पैसे का बना हुआ है। बास्केट ऑफ करेंसी की बात करें तो जो डॉलर है, डॉलर इंडेक्स 98 रुपये पे आ गया है। भारत में जो शेयर हैं उनको बढ़ने में जो हमारा मेन रोल प्ले करता है वो है क्रूड ऑयल का बढ़ना। तो क्रूड ऑयल 66 रुपये से नीचे आया है, 65 रुपये 98 पैसे रुपये कारोबार कर रहा है क्रूड ऑयल। बात करें बिटकॉइन की, तो बिटकॉइन जो है 1,24,800 पे आ गया है। बिटकॉइन भी अपने झमाझम वाले स्टाइल में आ गया है। ICICI ने अपना जो फैसला था कि मिनिमम बैलेंस आपको 50,000 रुपये रखना है, उसे वापस ले लिया है। उसे घटा करके 15,000 कर दिया है कि आपको जो है मिनिमम जो है 15,000 रुपये तो रखना ही पड़ेगा। NBFC बैंकों के लिए अच्छी खबर है। जो NBFC कंपनी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, उनके लिए अच्छी खबर आ गई है। अच्छी खबर क्या है? देखो क्या है, सबसे पहले आपको बिजनेस समझना पड़ेगा NBFC का बिजनेस क्या है। NBFC के लिए अच्छी खबर क्या है? NBFC क्या करती है कि कहीं ना कहीं बैंकों से लोन लेती है, और NBFC का अगर लोन डिफ़ॉल्ट हो जाता है तो कहीं ना कहीं वो बैंक उस लोन देने से घबराता है। तो अब NBFC की तरफ से एक खबर आई है, क्या है कि उसका 75% जो है उसकी सरकार गारंटी लेगी। अगर 100 करोड़ रुपया कोई भी NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज वो लोन लेती है बैंक से, है ना, तो बैंक से जनरली उन्हें 7 से अगर 6% की रेपो रेट है तो 6.5-7 पे बैंक से मिल जाएगा। फिर वो बाकी उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है माइक्रो फाइनेंस में या छोटे छोटे वेंडरों को, या तो अलग कार लोन, होम लोन, अलग अलग डिफरेंट तरीके से उसको डिस्ट्रीब्यूट करती है। तो अब तरीका ये है कि अगर बैंक से NBFC नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज ने 100 करोड़ रुपए का लोन लिया है, तो 75 करोड़ रुपए की जो गारंटी है ना, वो गारंटी बैंक की ओर से, मतलब NBFC की तरफ से बैंक को कौन देगा? सरकार देगी। उससे बैंकों को क्या है, एक सिक्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ यार ये पैसा अगर डिफ़ॉल्ट हो गया है NBFC का, तो बैंक को चिंता नहीं है, बैंक को अपने आप को सेफ रख पाएगा। अब ये NBFC के लिए क्यों अच्छी खबर है? देखो क्या है, मेरी बात सुनो साथियों, जो बैंक है ना, बैंक
में आपने देखा होगा सभी लोगों को पैसा लोन पे नहीं मिल पाता। कारण है कि बैंक के जो नियम है वो थोड़े से कठोर होते हैं, और जो एनबीएफसी होती है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस सर्विसेज, वे थोड़ा सा अपने सरल रखती हैं और उनकी गांव-गांव में पकड़ होती है। तो वे कुछ जिसका सिविल खराब रहता है या जिसका सिविल थोड़ा कम भी रहता है, उसको भी लोन दे देती है, थोड़ा सा परसेंटेज ज़्यादा रख लेती है। तो उसमें क्या होता है, जो एनबीएफसी है उनका पैसा रुकने का चांसेस रहता है ज़्यादा। जैसे उन्होंने सपोज करो माइक्रो फाइनेंस का लोन दे दिया या समूह वाला लोन दे दिया, समूह में 10-10, 5-5 हज़ार रुपये जो डिफ़ॉल्ट दे देते। अगर कोई एक डिफ़ॉल्ट कर गया, बैंक को प्रॉफिट होता कब है साथियों? अगर बैंक ने किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए लोन पे दिए, है ना? आप समझना, बिल्कुल सिंपल लेमन, मेरा प्रयास ये है कि आपको लेमन लैंग्वेज में समझाऊँ। अगर बैंक ने मेरे से लिए 1 लाख रुपए 7,000 रुपये के 7% पे, 1 साल में बैंक मुझे कितने रुपए देगा? 7,000 रुपये। तो अब भी 1 लाख रुपये किसके हो गए? बैंक के हो गए। अब वो बैंक ने अगर किसी को लोन के रूप में दिए, तो बैंक ने क्या परसेंट पे दिए? 10% पे। सपोज करो 10% पे दिए, तो बैंक को कितने मिलने हैं? 10,000 रुपये, मतलब 1,10,000 मिलेंगे। 7,000 मुझे दे देगा, बचेंगे उसे 3,000, तो 3,000 उसका एनआईएम होगा, मतलब नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगर बैंक की 10 किस्तें टाइम पे आ जाती हैं, 11 किस्तें टाइम पे आ जाती हैं और एक किस्त टाइम पे नहीं आती है, डिफ़ॉल्ट कर जाती है, तो रियल में बैंक को घाटा हुआ, ना कि प्रॉफिट हुआ। क्योंकि बैंक की जो लाभ है ना, तब होता है जब पूरी की पूरी 12 की 12 किस्तें आ जाती हैं, क्योंकि इसमें एनआईएम बहुत कम होता है। मतलब कमाए तो 4 रुपये, गवा दिए 10 रुपये, वो वाली कंडीशन हो जाती है। बैंक ने किसी को दिए कार लोन के रूप में 10-12% पर, 10% पकड़ लो आप, उनने 99,999 रुपये के आसपास में 10 किस्तें बंधवा ली, ऐसा समझ लो। 9 किस्तें उसने दे दी, 10वीं नहीं दी। 10वीं नहीं दी तो बैंक को मुझे तो देना ही है ना 1,07,000 रुपये। तो बैंक को रियल में अगर 10वीं किस्त नहीं आई तो घाटा होगा, फ़ायदा नहीं होगा। तो इसीलिए बैंक चाहते हैं कि एनबीएफसी की कोई ना कोई गारंटी ले। तो गारंटी लेने के लिए 75% जो है सरकार की तरफ से बोल दिया गया है कि हम देंगे। अब हो सकता है मोदी जी कल बोल दें कि भारत में कंजप्शन बढ़ाने के लिए हम जीएसटी में बदलाव कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और ऐसा भी हो सकता है मोदी जी अपने आप में न्यूट्रल रख दें कि यार नहीं, कोई दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ें हैं जो बाज़ार की दशा और दिशा तय करेंगी बहुत जल्दी ही। अब होने वाला क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। कब क्या हो जाएगा ये कोई तय नहीं है। बाज़ार अपने आप में हेज पे बैठा है। बाज़ार यहाँ से भी रॉकेट हो सकता है, 200-300 पॉइंट गैप अप ओपन हो सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और बाज़ार यहाँ से भी 200-300 पॉइंट गैप अप डाउन हो सकता है। कारण है डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन। पुतिन केजीबी के सदस्य हैं, रहे हैं मतलब, तो वो बहुत ही साइलेंट आदमी है। साइलेंट किलर कहना उनको गलत नहीं होगा। और डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा बड़बोलेपन है, हुलुलुलुलुलुलुलु ऐसे आदमी हो, काम कम करते हैं, हल्ला ज़्यादा मचाते हैं। तो वो काम करने से पहले सिरे लेते हैं, काम करने के बाद भी सिरे लेते हैं, काम कर रहे होते हैं तब भी सिरे लेते हैं। एक ही बात का 3 बार वो सिरे लेते हैं। तो अभी कुछ भी हो सकता है, बाज़ार ऊपर भी जा सकता है, बाज़ार नीचे भी जा सकता है। बाज़ार एक हेज पे बना हुआ है। मतलब अगर ये समझ लो कि दोनों की बात हो गई, मोदी जी ने बोल दिया यार देख लो मामले को निपटा लो, या मोदी जी ने, ट्रंप ने बोल दिया यार भाई मुझे नोबेल पुरस्कार ले लेने दे यार, मेरे साथ कलेश मत करे यार, एक बार नोबेल पुरस्कार ले लेने दे, बाद में फिर कलेश कर देना। तो एक अलग बात है कि पुतिन को धीरे से बोल दें यार भाई देख मेरी बात सुन, मुझे नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, तो अगर शांति नहीं होगा तो मुझे नोबेल पुरस्कार नहीं मिलेगा, बात को समझा कर यार। तो अगर प्यार से बात दोनों की बन गई कि यार नोबेल पुरस्कार लेना है तो भाई बात को समझा कर, नोबेल पुरस्कार तभी मिलेगा जब तू युद्ध शांत करेगा। पर विषय एक और भी तो है ना कि जो इन दोनों का सौदा हो रहा है ना बीच में, डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन का, उसे यूक्रेन मानेगा क्या? नहीं। पता चले इन दोनों ने कोई डील करी, उसे यूक्रेन ने बोल दिया, जेलेंस्की ने आया है, मैं मानता ही नहीं, सब फर्जी है। अब क्या होगा? तो मतलब समस्या जो है ना वो अनेक है। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही समस्या खड़ी है, समस्या हर मोड़ पे खड़ी है। पहला तो जो ट्रंप बोल रहे हैं वो पुतिन मानेगा क्या? नहीं। दूसरा ये जो पुतिन बोल रहे हैं वो ट्रंप मानेगा क्या? नहीं। या जो दोनों ये डील भी कर लेते हैं उसे जेलेंस्की मानेगा क्या? नहीं। और उसके बाद में अमेरिका क्या बोलता है? अगर कोई जॉइंट कॉन्फ्रेंस नहीं आती है ना, मतलब दोनों की समझौता कोई वार्ता होने के बाद अगर देखो इन दोनों ने जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी तो समझ लो मामले का कुछ हल निकला। अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई तो समझ लो मामला कुछ नहीं है। अगर पुतिन की और ट्रंप की अलास्का में समिट होने के बाद भी जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं होती है तो समझ लेना कुछ नहीं हुआ है, मामला जू का तू है, और बल्कि बिगड़ सकता है। इतना ज़रूर है कि वार्ता निर्णय कुछ भी निकले, लेकिन जो वर्ल्ड की मीडिया है वो ऐसा ही दर्शाएगी कि जैसे कि ट्रंप ने बहुत कुछ कर दिया। क्योंकि राइटर ले लो, बीबीसी ले लो,
जो BBC न्यूज़ है, चाहे तो राइटर के हवाले से ले लो या जितनी भी ऑल ओवर विश्व की बड़ी मीडिया है ना, इंटरनेशनल मीडिया, वो अमेरिका का एक तरह से मोनोपोली है। मतलब अमेरिका जैसे चाहती है वैसे उसे कंट्रोल कर लेती है। आपने डीप सी का नाम सुना होगा या डीप स्टेट का नाम सुना होगा। अभी भारत के खिलाफ डीप स्टेट का काम चल रहा है। जैसे किसी देश को अगर मतलब तख्ता पलट करना होता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है, डीप स्टेट को एक्टिवेट किया जाता है। और आज डीप स्टेट एक्टिवेट है भारत के लिए। क्या होता है डीप स्टेट? सबसे पहले उस देश की छवि खराब की जाती है इंटरनेशनल मार्केट में। अभी आपने देखा होगा, डोनाल्ड ट्रंप की छोड़ दो या मतलब इंटरनेशनल मार्केट की छोड़ दो, हमारे यहाँ के जो विपक्ष के नेता हैं राहुल गांधी जी, उनकी तरफ से एक बयान आया था। उन्होंने कहा कि मुझे भारत में मतलब मेरी जान को खतरा है। ठीक है, अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर मतलब पार्टी में इतनी सीटें लाने के बाद में भी वो ये बोल रहा है कि मुझे मेरी जान के लिए खतरा है। तो ये इंटरनेशनल जो मार्केट में है ना, ये खबर एक आग की तरह फैलती है कि भारत में अराजकता है, भारत में तानाशाह है। मतलब जो अपोजिशन लीडर है उन्हें अपनी जान के लिए खतरा है। दूसरा, ये जो वोटिंग वाला आपको लफड़ा चल रहा है, इधर वोटिंग, ये लफड़ा वो लफड़ा, तो क्या है कि भारत में जो वोटिंग है ना वो सही दिशा में नहीं हुई है। केवल काहे के कारण कि देखो, जो ऑल ओवर पूरे आप एक तरह से बहुत गंभीरता से सोचना कि भारत के जो एक तरफ है बांग्लादेश, उसमें अमेरिका ने अपने हिसाब से आदमी सेट कर दिया। इमरान खान को हटा करके अपने हिसाब से आदमी सेट कर दिया। ठीक है, चाइना अपने आप में बड़ी इकोनॉमी है, चाइना हमारा एंटी है, हमारा सपोर्टर नहीं है। भारत के जो चारों तरफ गिद्ध की तरह बैठे हैं, क्योंकि भारत की जो लीडरशिप है ना वो है कि उन्हें खलने नहीं दे रही और उनको भारत की जो छवि खराब की जा रही है इंटरनेशनल मीडिया के खिलाफ। तो ये चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी कि जो इंटरनेशनल मीडिया है ना वो भारत को ऐसा दर्शा रही है कि भारत में तानाशाह है, भारत अपनी मार्केट नहीं खोलना चाहता, भारत अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्टों को नहीं लेना चाहता, भारत में तानाशाही चल रही है, भारत के जो अभी अपोजिशन के लीडर हैं उनकी जान को खतरा है, भारत में जो चुनाव हुआ है वो गैर कानूनी हुआ है, भारत में कोई भी व्यक्ति सुरक्षित नहीं है, भारत में मतलब ऐसा है, भारत में वैसा। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का एक तरह से इंटरनेशनल मीडिया पर मोनोपोली है, जैसा वो चाहता है वैसा हो जाता है। अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आ जाती है तो समझ लो ना मामला कुछ हल हो गया। अगर जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं आती है दोनों की तो समझ लेना कुछ नहीं हुआ, मामला वहीं का वहीं है और बिगड़ गया है। अगर यहाँ के बोल लेते हैं कि मैं तुझे देख लूँगा या अब इसके गंभीर परिणाम होंगे या डेंजर्स, तो समझ लो कुछ ना कुछ खोबा हो गया। साथियों, वीडियो क्या लंबी हो जाएगी। मैं देख रहा था कि मेरे जो ना 72% ऐसे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूवर्स हैं, जो देखते ज़रूर हैं पर वो सब्सक्राइब नहीं करते। तो कृपया अगर आप देखते हो तो सब्सक्राइब कर दिया करो। ऐसे मेहनत लगती है, अच्छा नहीं लगता, बहुत रात भर पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं। साथियों, अगर आपको शेर खान के साथ डीमैट अकाउंट खुलाना है तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पे जाके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद, थैंक यू।